हेलो बच्चों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है जब किसी दर्पण के द्वारा बनता है, और अवतल दर्पण द्वारा और समतल दर्पण, मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के द्वारा। स्टॉप। हेलो बच्चों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम लोग दर्पण और उससे संबंधित परिभाषाएं पढ़ चुके थे। आज हम लोग दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल में भी काम लगता है और जो भी ऑप्शनल्स आते हैं उनमें भी। तो चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो दर्पण है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। ठीक है, और गोलीय भी दो प्रकार का था। कौन कौन सा? उत्तल और अवतल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे इनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे कि इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो देखिए, समतल दर्पण कैसा होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ पीछे पॉलिश होती है, मतलब इसका जो सरफेस होता है वो समतल होता है। तो समतल संबंधित कुछ परिभाषाएं ये हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। नंबर 2 जो है वो है क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। मतलब जो ये मतलब समतल दर्पण में आप ये समझ सकते हो कि हम अगर सामने खड़े हैं, जो हम शीशा यूज़ करते हैं जनरली, वही है समतल दर्पण। तो हमें कैसा महसूस होता है? जैसे हम हैं वैसे ही हमारा प्रतिबिंब दिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर कभी भी ये जान लीजिए, अगर प्रतिबिंब सीधा बना है तो निश्चित रूप से वो आभासी है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रख लेना है कि कभी भी अगर प्रतिबिंब सीधा है तो हमेशा आभासी ही होगा, कभी वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, ओके। नंबर 3 जो याद रखना है कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी ये बराबर होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, तो ठीक इतनी ही दूरी पे यहाँ पे उसी आदमी का प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गई? यानी जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की होगी उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से होगी। सपोज दैट हम 5 मीटर की डिस्टेंस पे है तो हमारा प्रतिबिंब भी 5 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। सो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 मीटर की। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो वस्तु की चाल होती है या कहें जो प्रतिबिंब की चाल होती है, प्रतिबिंब की चाल जो होती है वो 2 गुनी होती है वस्तु की चाल के। अब जरा इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी दर्पण की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब हमारी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता हुआ लगेगा। बात ध्यान समझिएगा, लगता है, रियल में ऐसा नहीं होता। अब इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि 5 हम जा रहे हैं, 5 वो हमारी तरफ आ रहा है, तो हमें तो वो 10 का लगेगा ना। रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक चाल की बात करें तो। ठीक,
तो प्रतिबिंब की जो चाल होती है वो होती है 2 गुनी वस्तु की चाल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की होती हैं, कुछ ये गुण हैं। क्लियर है, समझ में आ गया है? इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा इससे और भी कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ, एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं आपको जो शायद ही किसी को मालूम हो, मतलब जनरली ये किसी को मालूम नहीं होता। देखिए, अभी हमने कहा कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन जाए? ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा बने। तो बिल्कुल एक केस ऐसा पॉसिबल है जहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बन सकता है। उल्टा बनने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट अगर मान लो यहाँ पे ये हम मिरर रख दें, ज़मीन की जगह पे हम मिरर रख दें, दर्पण रख दें, समतल दर्पण, तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा उसकी उल्टी इमेज, ठीक है, यहाँ पे इसकी उल्टी इमेज यहाँ पे बनेगी। बात समझ में आ गई? जो आदमी यहाँ पे खड़ा होगा उसकी उल्टी इमेज यहाँ पर बनेगी। यही एकमात्र कंडीशन होती है जब समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं बनता। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। सबसे पहले उत्तल दर्पण देखते हैं, उसके बाद फिर हम अवतल दर्पण को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये एक उत्तल दर्पण है ना, और उत्तल दर्पण का ये हो गया फोकस और ये मान लिया वक्रता केंद्र। अब इसके कुछ ज़्यादा कंडीशंस नहीं हैं, ठीक है, इसकी कुछ ज़्यादा कंडीशंस नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए, पहली चीज़ कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो छोटा होता है वस्तु के आकार से। वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार है वो सदैव वस्तु के आकार से छोटा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ये बात समझ में आ गई? प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ठीक है। उसके बाद अब बताइए, अगर सीधा है तो निश्चित रूप से अभी हमने बताया था कि प्रतिबिंब अगर सीधा है तो कैसा होगा? आभासी। तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रख लेनी है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ दो ही जगह पे सबसे मेन होता है। पहला है किसी वाहन के रियर व्यू में, ठीक है। रियर व्यू का मतलब जब हम पीछे देखने के लिए जिस मिरर का यूज़ करते हैं वो हो गया। दूसरी चीज़ स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है? हमें लाइट को स्प्रेड करना होता है, फैलाना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी दर्पण में अवतल दर्पण सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की अलग अलग स्थिति के हिसाब से प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, उसका आकार अलग अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना होगा। बट मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगा, इतना इजी वे बताऊंगा कि आप बिल्कुल इसको रट लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये हमने एक अवतल दर्पण बना दिया और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को भी बस आपको याद कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमने कहा 3 यहाँ पे बॉक्स बनेंगे। पहला है वस्तु की स्थिति, दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति और तीसरा है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति के बारे में।
देखिए वस्तु को दूसरी भाषा में बिंब भी कहा जाता है, यानी अगर कभी भी बिंब लिखा हो तो उसका मतलब भी वस्तु होता है। क्लियर है? और बाकी वस्तु तो है ही है, बिंब और प्रतिबिंब ऐसे भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस हैं। हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस हैं। पहली हम अनंत में रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन अनंत से अगर थोड़ा आगे ले आए तो सी और अनंत के बीच में, देखिए यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं। जैसे मान लो ये अनंत है तो पहला है कि हम अनंत पे वस्तु को रख सकते हैं। दूसरा हम अनंत और सी के बीच में रख सकते हैं, मतलब कुल मिला के एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख सकते हैं। उसके बाद अगला है कि हम सी पर रख सकते हैं, फिर सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, उसके बाद एफ पे रख सकते हैं, उसके बाद एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। तो टोटल कितनी कंडीशंस हो गई? 6 कंडीशंस हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बना दें। ये यहाँ पे हमने बनाया दिस, उसके बाद ये हमने बना दिया, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद तो डॉट 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 ये। अब देखो इससे क्या समझ में आएगा, समझिए। यहाँ पे हम वस्तु के आकार की बात करेंगे, यानी ये जो फिगर बना हुआ है इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे वस्तु आगे की ओर बढ़ता जाएगा प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वस्तु को धीरे धीरे आगे की तरफ लाना है और प्रतिबिंब को इस तरफ लेके जाना है। इसको स्टार्ट करना है एफ से और इसको स्टार्ट करना है अनंत से। वस्तु को स्टार्ट करना है अनंत से और प्रतिबिंब को स्टार्ट करना है फोकस से। तो बताओ, जब पहले वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। अब धीरे धीरे इसको आगे लाओ, वस्तु को आगे की तरफ लेके आओ। तो जब आगे की तरफ लेके आओगे तो बताओ फाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? अनंत और सी के बीच में। तो ये भी थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। कहाँ जाएगा? एफ और सी के बीच में। उल्टा और वास्तविक, इसमें भी वही बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे तो सी पे पहुंच जाएगा, तो ये भी क्या होगा? सी पे पहुंच जाएगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। फिर और आगे जाएगा यानी सी और एफ के बीच में पहुंच जाएगा, तो ये भी थोड़ा इधर आ जाएगा। इस सी से इधर आ जाएगा, मतलब सी और अनंत के बीच में। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। उसके बाद ये एफ पे पहुंच जाएगा, तो ये क्या होगा? अभी सी और अनंत के बीच में था, तो अभी क्या होगा? वो अनंत पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अनंत पे। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। अब लास्ट कंडीशन ऐसी है जहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। कब? जब ये वस्तु एफ से आगे बढ़ जाती, यहाँ रख दिया जाता है। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। जब इसको हम यहाँ रख देते हैं तो उस केस में, यानी जब वस्तु जो है कहाँ पर हो? एफ और पी के बीच में, तो उस केस में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे मतलब इधर बन जाता है, लेकिन आकार में बड़ा बनता है। जबकि अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति होती है सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। ये लास्ट कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे सारे रूल्स बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है? जैसे जैसे वस्तु इधर आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर जाएगा। इस हिसाब से आप टेबल बना लें। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई आकार की, कि आकार कैसा होगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा। तो उसके लिए एक क्रम समझिए। सबसे पहला इसमें जो होगा, इसमें यहाँ पे ये वास्तविक सब में रहेगा ही, इसमें ये समझिए उल्टा, वास्तविक और बहुत छोटा, बहुत छोटा,
ठीक है। उसके बाद अगले वाले में क्या बनेगा, छोटा, फिर क्या बनेगा, बराबर, फिर क्या बनेगा, बड़ा, फिर बहुत बड़ा। इस हिसाब से आपको याद रखना है, मतलब एक क्रम से, बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। और फिर यहाँ पे जो आता है इस केस में केवल बड़ा बनता है। तो ये टोटल 6 कंडीशंस हो गई। ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख कैसे बनता है। ठीक है। और यहाँ पे अब इसके हम उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इससे इसका सबसे पहला उपयोग होता है सेविंग मिरर, यानी जब आप नाई की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे जो सेविंग मिरर होता है वो यही अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, यही अवतल दर्पण ही होता है। उसके बाद और कहाँ पे यूज़ होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में यूज़ होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है, डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं, जितने डेंटिस्ट होते हैं या जो गले के डॉक्टर होते हैं, नाक के डॉक्टर होते हैं, वो भी इनका जो कॉन्केव मिरर है इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। बट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हैव अ गुड डे।